हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल सौरभ सर मैथमेटिक्स में। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एजुकेशनल साइकोलॉजी से संबंधित यह चौथा वीडियो है, जिसमें कि 30 क्वेश्चंस को समाहित किया गया है और एग्ज़ाम्स की दृष्टि से यह क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को रखा जाएगा। आपके समय को देखते हुए मात्र वन लाइनर क्वेश्चंस को ही रखा गया है, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 91 है। इससे पहले के जितने भी वीडियो हैं आपको आई बटन पर मिल जाएंगे, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है, आनुवंशिकता को खाली जगह सामाजिक संरचना माना जाता है। तो आनुवंशिकता को स्थिर सामाजिक संरचना माना जाता है। जो विकास होता है वह वातावरण और आनुवंशिक गुणों के आधार पर ही होता है। तो आनुवंशिक जो गुण होते हैं वह स्थिर होते हैं, लेकिन वातावरण का प्रभाव दो व्यक्तियों को, एक ही आनुवंशिक गुणों वाले दो व्यक्तियों को यदि अलग अलग वातावरण में रखा जाता है तो उनमें बहुत चेंजिंग देखने को मिलती है। लेकिन आनुवंशिकता सामाजिक संरचना का स्थिर कारण माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 92 है, सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के खाली जगह सिद्धांत से संबंध है। तो व्यवहारवादी जो सिद्धांत है वह केवल अवलोकनीय है, व्यवहार पर आधारित है, जो कि सीखने के सिद्धांत में आता है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, अवधारणाओं के विकास मुख्य रूप से बौद्धिक विकास का हिस्सा माना जाता है। अगला प्रश्न है, व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से खाली जगह में भिन्न होते हैं तो विकास की दर में भिन्न होते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे विद्यार्थी या स्टूडेंट्स कुछ समय पहले की कंडीशन में देखा जाए तो बहुत ही नीरस होते थे, लेकिन कुछ समय बाद अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो जाते हैं। तो यही कारण है कि प्रत्येक व्यक्ति या व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से विकास की दर में बहुत अलग होते हैं। नेक्स्ट है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे महोदय के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं हैं। और 4 अवस्थाएं कौन कौन सी हैं? यदि आपको पता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। यदि आपको नहीं पता है तो हम नेक्स्ट वीडियो में पूरी जो जीन पियाजे की संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाएं हैं उन पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भाटिया परीक्षिका संबंध किससे है? तो भाटिया परीक्षिका संबंध बुद्धि को मापने से है। अगला प्रश्न है 97, वेसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि को मापने से ही वेसलर परीक्षण का संबंध है। अगला प्रश्न है, बुद्धि लब्धि को मापने का पहला सूत्र किसने दिया था? तो स्टर्न महोदय ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 99, स्टर्न के सूत्र में संशोधन किसने किया था? तो टर्मन महोदय ने किया था। आई क्यू निकालना हमने वीडियो नंबर 1 और वीडियो नंबर 2 में, जो कि टॉप 30 शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित वीडियोस में, दोनों वीडियो में आई क्यू निकालना सिखाया है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप आई बटन पर जाकर उन्हें देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका 100 नंबर क्वेश्चन है, बुद्धि को मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो जर्मनी में बनाई गई थी, सन 1879 में बनाई गई थी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 101 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था? तो आत्मा का विज्ञान मनोविज्ञान का अर्थ था। और इस काल में तो प्रेजेंट में मनोविज्ञान का अर्थ है वह व्यवहार का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा है? तो आत्मा का विज्ञान अरस्तु महोदय ने
कहा है। नेक्स्ट प्रश्न है 103 नंबर, 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का क्या कहा जाता था और यह किसने कहा था? तो मनोविज्ञान को 17वीं शताब्दी में मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था और पोम्पोलॉजी महोदय ने इसको कहा था। नेक्स्ट है 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। यह विलियम जेम्स और वुंट ने इसको चेतना का विज्ञान की संज्ञा दी थी। अगला प्रश्न आपका है, प्रश्न संख्या 105 है, 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता है? तो 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। यह वाटसन महोदय ने कहा था। नेक्स्ट है, शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कब लिखी गई थी? तो शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक थॉर्नडाइक महोदय जी ने 1903 ईस्वी में लिखी थी। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में बना था। एक प्रश्न आपका यह भी आ सकता है शिक्षा से संबंधित कि नई शिक्षा नीति किस वर्ष लागू हुई? तो नई शिक्षा नीति 2020 में लागू हुई है। एक नई शिक्षा नीति आपकी 1986 में लागू हुई थी। उससे पहले की जो नई शिक्षा नीति थी वो 1968 वाली थी और अब 1986 के बाद 2020 में एक नई शिक्षा नीति लागू हो चुकी है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। इसके अंतर्गत 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान था, जो कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत आता था। नेक्स्ट है, शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? तो अनुच्छेद 21A से इसे 2002 में 86वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। CBSE कब बना? तो CBSE 1929 में बना था। अगला प्रश्न आपका है, एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? तो एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात 1:40 का अनुपात होना चाहिए। यदि कक्षा में एक शिक्षक है तो 40 से अधिक शिक्षक ना हो। कभी कभी यह डाउट में रहता है क्वेश्चन कि 1:30 का अनुपात भी आ जाता है। यदि आपको एग्ज़ाम में 1:30 का अनुपात दे रखा है और 1:40 का अनुपात नहीं दिया है तो आपको वही लगाना है, और 1:40 का अनुपात यदि आपको दे रखा है तो आपको पहले उसे लगाना है। नेक्स्ट आपका है 113 नंबर, शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन CBSE करता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि CBSE का फुल फॉर्म क्या है, वह आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट आता है, शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? तो बालकों का सर्वांगीण विकास करना ही शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि से पढ़ते हैं? तो विश्लेषण की जो विपरीत विधि है, संश्लेषण विधि, उसको ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। जैसे कि अगर हम किसी क्वेश्चन को हल करते हैं और उसका हमें आंसर नहीं पता होता है लेकिन उसका सूत्र पता होता है तो उसको हम संश्लेषण विधि कहते हैं। यदि आपको किसी सूत्र आदि का प्रतिपादन करना है तो आप अज्ञात से ज्ञात की ओर चलेंगे,
कि इसमें हमें क्या करना चाहिए। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, सामान्य से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि होती है। तो सामान्य से विशिष्ट की ओर आपकी आगमन विधि होती है। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है। तो विशिष्ट से सामान्य की ओर निगमन विधि होती है। अगला प्रश्न है आपका, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है और बाद में नियम बनाया जाता है या बताया जाता है। तो वह आगमन विधि है जिसमें पहले उदाहरण और बाद में नियम बताया जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। तो वह आपकी निगमन विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है और बाद में उदाहरण बताया जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है। तो देखो सुनो और समझो जिस विधि पर आधारित है, इस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में बेल आइकन को भी अवश्य दबाएं। इस वीडियो में 30 क्वेश्चंस को समाहित किया गया था जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका दिख रहा है, प्रेजेंट हो रहा है, इसी से मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।